देखिए बेटा, हमने जो बात करी थी उस बात में क्या था कि आपके कैरोलस लिनियर साहब ने दोनों कैरेक्टर्स को देखा, वेजिटेटिव और मॉर्फोलॉजिकल, और साथ में सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इनको साथ में इन्होंने इक्वली ऑब्जर्व किया था। लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को लेके ये ज्यादा थोड़े कंसर्न थे, इनको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में ज्यादा इंटरेस्ट था, ज्यादा ही ध्यान दे रहे थे। और जबकि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मैंने आपको अभी समझाया कि ये स्टेबल नहीं होते, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, ये एनवायरनमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही रेस्पॉन्स दे रहे होते हैं। सो जैसी एनवायरमेंटल कंडीशंस होगी, इनका रेस्पॉन्स भी वैसा ही होता था। तो इट कैन बी चेंज, जैसे कि समझना इस बात को कैसे चेंज हो सकते हैं। देखो, हमारे पास कोई एक प्लांट है, प्लांट ए, ठीक है, मेरे पास कोई एक प्लांट है, प्लांट ए, कोई भी एक मान लीजिए इसको, ठीक है बच्चे। पहले मैंने इस प्लांट को ऐसी जगह पे ग्रो कराया है, इसका जो हैबिटेट है ऐसा जगह बनाया मैंने जहाँ ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सके, जहाँ बहुत सारा पानी है, वाटर जो है उसकी कोई कमी नहीं है, वाटर जो है वो बहुत ज्यादा है, वाटर इज प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट, वाटर क्या है, सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट, समझना इस बात, ठीक है। मेरा एक प्लांट ए है, मैंने उसको एक ऐसी हैबिटेट में ग्रो कराया है जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में है, पानी की कोई कमी नहीं है। भाई जितना इसको पानी यूज करना है खूब आराम से कर सकता है, बिल्कुल दिल खोल के पानी को यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसे पानी की। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, इसकी जो लीफ होंगी इस प्लांट की, प्लांट ए की जो लीफ होगी बच्चे, वो एक्सपेंड हो जाएगी। एक्सपेंड बोले तो काफी ज्यादा फैल जाएगी, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है। जब पानी की कमी नहीं है तो सीधी सी चीज है कि ट्रांसपिरेशन भी खूब आराम से होगा। दैट इज, ये हो गई प्लांट की लीफ एक्सपेंड। तब जब मैंने इस प्लांट को ऐसी जगह ग्रो कराया जहां पर कि पानी की कोई कमी नहीं थी, तो पानी की कमी ना होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, लीफ जो है इस प्लांट की कैसी हो गई, एक्सपेंड हो रही है, फैल गई, तो पानी बहुत ज्यादा था, ठीक। अब मैंने इसी प्लांट को लिया और ऐसे हैबिटेट में ग्रो कराया जहां पानी की थोड़ी कमी थी। इसी प्लांट ए को लिया मैंने और अब मैंने हैबिटेट चेंज कर दिया, अब मैंने इसको ऐसे हैबिटेट में ग्रो कराया जहाँ पानी जो है कम है, वाटर इज प्रेजेंट इन लेस। अब पानी यहाँ पे कम है, अब पानी की कमी है तो सीधी सी बात है इस प्लांट को भी पानी बचाना पड़ेगा। अब पानी बचाना है तो क्या करेगा, ये अपनी लीफ का जो सरफेस एरिया है जो इसने पहले फैला दिया था वो अब श्रिंक कर लेगा। श्रिंक करने का मतलब इसको सिकुड़ लेगा अपने लीफ के सरफेस एरिया को, लाइक दिस। देख रहे हो, अब लीफ कैसी हो गई, यहाँ पे श्रिंक हो चुकी है। जब पानी की कमी नहीं थी तब तो ये लीफ कैसी थी, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रही थी, लेकिन जब पानी की कमी आ गई तो ये लीफ कैसे हो गई बच्चों, दैट इज श्रिंक हो गई। पर दैट में श्रिंक, सिकुड़ गई। तो अब आप यहाँ साफ देख सकते हो इस वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस चीज के अंदर, कि एनवायरमेंटल कंडीशंस का कैसे प्लांट के ऊपर फर्क पड़ा। एक ही प्लांट था, लेकिन जब एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई तो उसने रेस्पॉन्स भी अलग अलग दिया। जब पानी बहुत ज्यादा था, बहुत अच्छा खासा था, तब उसने अपनी लीव्स को एक्सपेंड कर लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसमिशन कर सके, कोई दिक्कत ना हो सके, कोई पानी बहुत है। लेकिन जब पानी कम हो गया, ऐसे हैबिटेट में मैंने उसको ग्रो करा दिया जहाँ पानी बहुत कम था,
तो अब पानी इसको भी बचाना है क्योंकि पानी की ऑलरेडी कमी है, तो पानी बचाने के लिए इसने अब क्या किया, अपने लीफ के सरफेस एरिया को कम कर लिया, उसको कर्ल कर लिया, सिकोड़ लिया, क्योंकि जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो पानी का ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। सो दैट्स हाउ एक ही प्लांट ने दो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में कैसे रेस्पॉन्स दिया। तो अब तुम्हें चंदा बेटा ये बात समझ में आई होगी कि देखो एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग जब प्लांट ने रेस्पॉन्स दिया यानी कि उसके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे वो स्टेबल नहीं रहे, वो चेंज हो गए। बात समझ में आई बच्चे? चंदा बेटा बात क्लियर हुई तुम्हें? यस सर, हो गए। राइट। अजीत बेटा आप कल आए नहीं थे, मैंने कल कुछ टॉपिक समझाए थे चंदा बेटा को, वो आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। हम प्लांट किंगडम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। प्लांट किंगडम के अंदर हमने सबसे पहले जो आपके प्लांट्स हैं उनसे रिलेटेड जो कुछ सिस्टम बताए गए थे वो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला सिस्टम था आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम जो था बच्चे वो आपके कैरोलस लीनियस साहब ने बताया था। इस आर्टिफिशियल सिस्टम में कैरोलस लीनियस साहब ने ये कहा, मतलब जो उन्होंने देखे कैरेक्टर्स प्लांट्स के सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल यानी आउटर कैरेक्टर्स जो प्लांट्स के देखे थे उस बेस में प्लांट्स को कैटेगराइज कर दिया। लाइक जैसे हाइट के बेस पे कि जिनकी हाइट बहुत बड़ी थे ट्रीज थे जो, तो उनको एक ट्री कैटेगरी के अंदर डाल दिया। जिनकी हाइट थोड़ा मॉडरेट थी मीडियम थी उनको श्रब्स में रख दिया, और जिनकी हाइट बहुत छोटी थी उनको हर्ब्स में रख दिया। यानी कि केवल आउटर कैरेक्टर्स के बेस पे कैरोलस लीनियस साहब ने प्लांट को कैटेगराइज कर दिया। तो बात तो बिल्कुल ठीक थी, चलो कुछ हद तक एनवायरमेंटल आई मीन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बिल्कुल सही होते हैं, वो हमें देखने होते हैं क्योंकि मेन हम पहले मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करते हैं प्लांट्स की जब भी हम स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं पहले हम वही देखेंगे, उन्हीं को स्टडी करेंगे, ठीक। तो कैरोलस लीनियस साहब ने आपके पहले आउटर कैरेक्टर्स के बेस पे प्लांट्स को कैटेगराइज कर दिया था। यहाँ पे उन्होंने एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को भी थोड़ा सा मेंशन किया प्लांट्स के, लेकिन सिर्फ मेल जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं एंड्रोशियम दैट इज स्टेमन उसी को स्टडी किया, फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को उन्होंने स्टडी नहीं किया था। देन यहाँ पे इनसे जो गलती हुई उन गलतियों को हमने डिस्कस किया कि जैसे कि कैरोलस लीनियस साहब ने जो बात रखी वो ठीक थी कुछ हद तक, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं थी। जैसे कि इन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए थे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उस बेस पे जो आपस में प्लांट की स्पीसीज सेम थी, क्लोजली रिलेटेड थे जो प्लांट्स एक दूसरे से, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस में थोड़ा डिफरेंसेस था उनमें, तो वो अलग अलग हो गए। अब अलग अलग कैसे हो गए वो देखो, मैंने यहाँ पे कल समझा दिया था, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे कि ये मैंने लाइन बताई ना ड्रॉबैक में, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। मींस कि आपने केवल कैरोलस लीनियस सामने क्या किया, जैसे सनफ्लावर है, टोमेटो है और बरगद है, ये तीन प्लांट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 तीनों में फ्लावर आते हैं, तीनों में फ्लावर डेवलप हो रहे हैं बरगद इन सब में, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो कैरोलस लीनियस साहब थे फ्लावर तो तीनों में आ रहे थे लेकिन तीनों की हाइट अलग अलग थी। बरगद ट्री है, ठीक है, टोमेटो जो होता है इसकी हाइट बहुत छोटी होती है तो ये आपके हर्ब्स में आ गया, और सनफ्लावर जो आ गया ये आ गया श्रब में क्योंकि इसकी हाइट मॉडरेट है, इंटरमीडिएट है, ना ज्यादा बड़ी है ना ज्यादा छोटी है। तो हाइट के बेस पे अब कैरोलस लीनियस साहब ने क्या किया, इनको अलग अलग कर दिया। ट्री को बरगद को रख दिया ट्री में, टोमेटो को रख दिया हर्ब्स में, सनफ्लावर को रख दिया श्रब में। जबकि तीनों के तीनों आज की डेट में अगर हम पढ़ते हैं तो आपके एंजियोस्पर्म में पढ़ रहे हैं, तीनों के तीनों आपके एंजियोस्पर्म सेम कैटेगरी में आ रहे हैं, एक ही उसमें आ रहे हैं कैटेगरी के। तो यहाँ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी करने का कितना बड़ा ड्रॉबैक, कितना बड़ा नुकसान था कि जो प्लांट्स एक कैटेगरी में आना चाहिए था जिन्हें, उनको कैरोलस लीनियस साहब ने अलग अलग प्लेस कर दिया, अलग अलग कैटेगरी के अंदर डाल दिया। बात समझ में आई बच्चे? अजीत बेटा अजीत बेटा क्लियर हुई वाली बात? यस सर। ठीक। अब इसके बाद दूसरा जो इनका ड्रॉबैक था आर्टिफिशियल सिस्टम का वो ये कि इन्होंने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स दोनों को साथ में पेश किया था, दोनों को स्टडी किया था, बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कुछ ज्यादा ही ध्यान दे दिया उन्होंने। और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते थे वो मैंने अभी आपको समझाया कि कभी भी स्टेबल नहीं होते, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हमेशा अनस्टेबल होते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग बदल जाएंगे।
लेकिन जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोले तो दैट इज जो आपके फीमेल और मेल फ्लावर हैं, स्टेमन और पिस्टल, फीमेल पार्ट जो होता है, ये जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं बेटा, ये स्टेबल होते हैं, ये चेंज नहीं होते, इन पे एनवायरनमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनको सेक्सुअल कैरेक्टर्स को थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं दी इन्होंने, उनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया, ज्यादा इन्होंने जो वेटेज दे दिया, ज्यादा जो समझा वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को समझा, और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल देके समझाया था। अजीत बेटा ये एग्जांपल समझ में आया था आपको? अदरवाइज फिर से समझाऊं, बताओ। यस सर, एक बार और सर। एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है बच्चे। देखो मैंने यहाँ पे ये बताया था कि एक प्लांट है कोई ए, ठीक है, कोई इसको सपोज कर लो मैंने ले लिया, ये प्लांट ले लिया है, चलो मैंने ले लिया रोज एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब मैंने इस रोज को ऐसी जगह पे ग्रो कराया जहाँ पानी बहुत ज्यादा था, तो उस टाइम जब पानी इसको बहुत सारा मिल रहा था, पानी की कोई कमी नहीं थी, तो इसने अपनी लीव्स को एक्सपेंड कर लिया, फैला लिया, ताकि ट्रांसपिरेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। क्यों? क्योंकि पानी भी बहुत है, अब पानी जब बहुत सारा है तो पानी को यूटिलाइज भी करेगा, और पानी यूटिलाइज करेगा तो एक्स्ट्रा वाटर जो भी आएगा वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू हवा में, एनवायरमेंट में रिलीज कर देगा प्लांट अपनी लीव से। तो इसलिए इसने अपनी लीव की सरफेस एरिया को बढ़ा लिया ताकि ट्रांसपिरेशन रेट भी ज्यादा से ज्यादा हो जाए। लेकिन जब इसी प्लांट को मैंने, रोज प्लांट को, ऐसे हैबिटेट में ग्रो कराया जहां पर आपका पानी कम था, ज्यादा नहीं था, पानी की कमी थी, तब उसने अपने पानी को बचाने के लिए क्या किया, अपनी लीफ को सिकुड़ लिया, कर्ल कर लिया, श्रिंक कर लिया, जिससे कि ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाए और ये पानी को बचा सके। तो एक ही प्लांट ने दो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्स दिया, यानी कि उसका जो वेजिटेटिव कैरेक्टर था, जो वेजिटेटिव की जो मॉर्फोलॉजी थी, जो हम मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो स्टेबल नहीं रही, वो बदल गई अपने एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। बात समझ में आई कि मैंने अभी आपको जो बात बोली थी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कभी स्टेबल नहीं होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, तो आओ मैंने एग्जांपल में आपको समझाया कि कैसे यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर बोले तो लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनवायरमेंटल कंडीशन। बात समझ में आ गई बच्चों? आप यस सर। गुड बेटा, चलो तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये पूरी लाइन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं बच्चे, वो बहुत आसानी से बदल जाते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजली affected by environment, that is more easily affected by environment beta। that is what, इस लाइन को ध्यान रखना, that is important line। अजीत बेटा कल कहाँ रह गए थे आप? चलो अब आ जाते हैं, ये तो था आर्टिफिशियल सिस्टम जो आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ केवल मॉर्फोलॉजी के बारे में, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा डिस्कशन किया गया था, क्या गलतियां थी इनमें वो हमने देख ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज नेचुरल सिस्टम। अब दूसरा जो था सिस्टम, दैट इज नेचुरल सिस्टम, ये वेजिटेटिव से ज्यादा बेटर था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें गलतियां नहीं थी, गलतियां इसमें भी रही, लेकिन ये आर्टिफिशियल से अगर हम बात करें तो ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि यहाँ पे
आर्टिफिशियल में हम लोग केवल ऊपर ऊपर तक ही प्लांट्स में लिमिटेड रहे, हमने प्लांट्स के केवल ऊपर ऊपर के कैरेक्टर्स देखे थे। कैरोलस लिनियस साहब ने केवल प्लांट का ऊपर के कैरेक्टर्स देखे थे आर्टिफिशियल के अंदर। नेचुरल सिस्टम के अंदर आपके बैंथम और हुकर जो थे बेटा वो थोड़ा सा अंदर घुस गए, वो थोड़ा सा प्लांट के अंदर चले गए। अंदर चले गए बोले तो मॉर्फोलॉजी तो देखी, लेकिन प्लांट के इंटरनल कैरेक्टर्स को भी इन्होंने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर लिया, यानी आर्टिफिशियल सिस्टम को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। तो ये थोड़ा ज्यादा सही था एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल सिस्टम। देखिए these are based on natural affinities. These are based on natural affinities among organisms. Among organisms. देखो बेटा, एफिनिटीज का मतलब मैंने पहले भी समझाया था आपको जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो एफिनिटीज का मतलब होता है बेटा दैट इज सिमिलरिटीज। मतलब अब मेरे पास अगर 4 एनिमल्स हैं, इस बात को समझना, मेरे पास 4 प्लांट्स हैं, ठीक है, समझना इस चीज को पहले। सपोज करिए मेरे पास 4 प्लांट हैं, ए बी सी डी, ये 4 प्लांट है बेटा। मैंने इनके इंटरनल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया, ठीक है। इंटरनल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया तो मुझे ये दिखाई दिया कि भाई प्लांट ए और प्लांट सी, इन दोनों के कैरेक्टर्स आपस में काफी सिमिलर हैं। तो मेरे लिए क्या मतलब हुआ इसका कि आपका प्लांट ए और प्लांट सी ये दोनों आपस में ज्यादा क्लोज हुए, दैट इज मोर क्लोज टू ईच अदर। बात समझ में आई बच्चों? क्यों? क्योंकि मैंने इनके इंटरनल कैरेक्टर्स को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इंटरनल कैरेक्टर्स बोले तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनका डीएनए भी देख रहा हूँ, ठीक है, डीएनए देख रहा हूँ, या फिर मैं इसके यहाँ पे बोले तो बायोमोलिक्यूल्स देख रहा हूँ। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब इनके अंदर के केमिकल्स को स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल करो, ए प्लांट जो था ये टबैको का प्लांट है, दैट इज अ टबैको, ठीक है। अब ये टबैको जो है इसके अंदर क्या बन रहा है, दैट इज इसके अंदर बन रहा है बच्चों आपका निकोटीन, इसके अंदर निकोटीन है। मैं ये दूसरा प्लांट है ऑपरीन, ऑपरीन बोले तो अफीम, इसके अंदर भी कोई केमिकल है, दे हैव आल्सो सम केमिकल, सम काइंड ऑफ केमिकल। अब ये दोनों प्लांट्स मेरे किस लिए यूज हो रहे हैं, दैट इज यूज फॉर एज अ ड्रग्स यूज हो रही है ये। तो ये मैं इनको एक सेम कैटेगरी के अंदर प्लेस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? कैन आई प्लेस दोज प्लांट्स इन अ ड्रग कैटेगरी? बताओ अजीत बेटा, क्या मैं इन दोनों को ड्रग कैटेगरी के अंदर रख सकता हूँ, टबैको प्लांट को ऑपरेंट को, क्योंकि दोनों ही ड्रग्स हैं, दोनों का यूज नशे के लिए हो रहा है। तो क्या मैं इनको एक यस सर। कैटेगरी के अंदर रख सकता हूँ? आसानी से रख सकता हूँ, वेरी गुड। Yes. तो मैंने इनको एक कैटेगरी के अंदर कब रखा, जब मैंने इनके इंटरनल कैरेक्टर्स देखे, इनके अंदर जब मैं चला गया, इन प्लांट के अंदर घुस गया जब मैं, तभी तो मुझे इनके ये इंटरनल कैरेक्टर्स दिखाई दिए कि हवाई इनके अंदर केमिकल्स बन रहे हैं जिस वजह से ये एज अ ड्रग्स, एज अ नशे के लिए यूज हो रहे हैं। सो नेचुरल सिस्टम के अंदर ये चीज को थोड़ा सा डिटेलिंग में देखा गया। समझ आया? बैंथम और हुकर साहब ने क्या किया था, केवल मॉर्फोलॉजी नहीं देखी, प्लांट के अंदर भी घुस गए और अंदर जाके उन्होंने ऐसे इंटरनल कैरेक्टर्स देखे जिस बेस पे इन्होंने प्लांट्स को सेम कैटेगरी के अंदर प्लेस किया। जबकि कैरोलस लिनियस साहब अंदर नहीं गए थे प्लांट में, वो तो केवल बार बार से देख के खुश हो गए। उनको अच्छा लगा कि भाई बार बार से मेरे ये प्लांट हैं, जो बड़े हैं उनको ट्री में, जो मीडियम हाइट के हैं उनको श्रब में, और जो छोटे हैं बिल्कुल उनको हर्ब्स में रख दिया। बात समझ में आ गई? चंदा बेटा, अजीत बेटा, क्लियर हुआ आपको? यस सर। यस सर। चंदा बेटा आपको? यस सर। ठीक बेटा, चलो। अब आपको नेचुरल एफिनिटीज का मतलब समझ में आ चुका होगा कि क्या है, मींस दैट इज सिमिलरिटीज।
जो प्लांट्स आपस में ज्यादा सिमिलर होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल कैरेक्टर्स, उनको सेम कैटेगरी के अंदर प्लेस कर देना है। चलो बेटा, किसने दिया था? दैट इज गिवन बाय द पहले ये बताइए है क्या, इसमें था क्या? इट कंसिडर्स एक्सटर्नल फीचर्स। इसके अंदर क्या रखा गया? एक्सटर्नल फीचर्स को तो रखा ही गया। एक्सटर्नल फीचर्स का मतलब दैट इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो देखे उन्होंने, मैंने अभी पहले एक बताया था ना लाइन कि भाई प्लांट्स के जब आप कैरेक्टर्स देखोगे तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स छोड़ नहीं सकते, वो तो आप देखोगे, लेकिन साथ में उन्होंने इंटरनल कैरेक्टर्स भी देख लिए। इट कंसिडर एक्सटर्नल फीचर्स दैट इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड इंटरनल फीचर्स। इंटरनल फीचर्स बोले तो दैट इज योर अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आया? बिल्कुल सेल्स की डिटेल में चले गए। अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स कॉमा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बोले तो उनके एम्ब्रियो तक को देखने लगे थे, उनके एम्ब्रियो तक की स्टडी करी। एंड फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब समझ में आया? यानी इसके प्लांट्स में कौन से केमिकल्स मिल रहे हैं। फाइटो का मीन्स तो आप जानती हो, दैट मीन्स प्लांट, और केमिस्ट्री का मतलब बेटा क्या होगा? दैट इज केमिकल्स। तो प्लांट के अंदर क्या क्या केमिकल्स हैं, इन सभी की स्टडी करने लगे, और इसी बेस पे इन्होंने नेचुरल सिस्टम दिया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, उसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया ना अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा? सेल्स तक को डिटेल में देखने लगे थे। दैट मीन्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चेक किया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोले तो कि इसके अंदर प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है कि नहीं, मींस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आ गया? दैट विल इंक्लूड वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स हैं कि नहीं, या फिर इसके अलावा कोई स्पेसिफिक कोई टिश्यू तो नहीं प्रेजेंट है। तो इन सभी के बेस पे नेचुरल क्लासिफिकेशन यानी नेचुरल सिस्टम दिया गया था बैंथम और हुकर साहब ने। तो अब आप देख रहे हो, कैरोलस लिनियस साहब ने तो केवल मॉर्फोलॉजी देखी थी, प्लांट्स की लीफ कैसी हैं, फ्लावर का कलर कैसा है, हाइट कैसी है, दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ बैंथम हुकर साहब ने इंटरनल कैरेक्टर्स पे भी चले गए। इंटरनल कैरेक्टर्स में उसके एम्ब्रियो को देखने लगे, उसके अंदर प्लांट्स के अंदर जो केमिकल्स हैं उनको स्टडी करने लगे, और प्लांट्स के जो सेल्स हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसको देखने लगे। वैस्कुलर बंडल बेटा समझ में आता है? चंदा बेटा, अजीत बेटा, व्हाट इज वैस्कुलर बंडल? समझ में आते हैं आपको? जाइलम एंड फ्लोएम, ये ना। वेरी गुड अजीत बेटा। वैस्कुलर बंडल का मतलब दैट इज जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसका कंडक्शन करेगा, किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा बेटा? फूड, जाइलम वाटर एंड मिनरल। और फ्लोएम फूड। फूड का सर। वेरी गुड अजीत बेटा, समझ में आ गए ना? आपके जाइलम यस सर। दैट इज योर वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, और ये आपके प्लांट्स में फूड और वाटर का कंडक्शन बोले तो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, एंड फ्लोएम आपके फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ये चीजें हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, जब आपकी यूनिट स्टार्ट होगी प्लांट फिजियोलॉजी की, तब हम ये चीजें और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें देखी गई थी एक प्लांट के अंदर। तो अब आप इतना तो समझ ही सकते हैं, इतना तो आप बच्चे इंटेलिजेंट हैं कि आपका नेचुरल सिस्टम जो था वो आर्टिफिशियल सिस्टम से थोड़ा बढ़िया था।
थोड़ा बेटर था, क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम में केवल मॉर्फोलॉजी ही थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इंटरनल कैरेक्टर्स भी आ गए, तो प्लांट्स को ज्यादा बेटर तरीके से कैटेगराइज कर सकते थे। बात समझ में आई बेटा ये वाली? अब आ जाते हैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। Classification of flowering plants given by George Bentham and Joseph Dalton. Joseph Dalton Hooker. ठीक है बेटा, आपके प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन था फ्लावरिंग प्लांट्स का, वो किसने दिया? बेंथम और हुकर ने। तो ये नेचुरल सिस्टम भी उन्हीं का ही दिया हुआ है, दैट इज आल्सो गिवन बाय योर बेंथम एंड हुकर। इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखना। बेंथम हुकर ने नेचुरल सिस्टम तो दिया ही था, आपके फ्लावरिंग प्लांट्स उनके बारे में भी, उनके क्लासिफिकेशन को भी जो बेंथम और हुकर साहब ने दिया था। फ्लावरिंग प्लांट्स बोले तो दैट मीन्स एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है? ये कौन सी क्लास है आपकी? ये डिवीजन है, दैट इज एंजियोस्पर्म्स में आते हैं बच्चों ये सारे के सारे आपके। ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं है, इनका डिस्कशन ज्यादा नहीं है, सिर्फ इनका एक इंट्रोडक्शन दे रखा है एंजियोस्पर्म का आपके इस चैप्टर में। आपको एंजियोस्पर्म के लिए 3 चैप्टर्स दिए गए हैं अलग से। 2 चैप्टर आपके 11th क्लास में है अभी जो आप आएंगे, दैट इज मॉर्फोलॉजी। एक मिनट बेटा, एक तो मॉर्फोलॉजी है और दूसरा जो है वो है तो देखिए मैं आपको जो बात बोल रहा था उसको ध्यान से समझना कि आपके एंजियोस्पर्म यानी जो फ्लावरिंग प्लांट है बेटा, उसका डिस्कशन है केवल इस चैप्टर के अंदर। प्लांट किंगडम में केवल उनका एक इंट्रोडक्शन दे रखा है। आपके फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जो पूरी डिटेलिंग दे रखी है उसके लिए 3 चैप्टर्स हैं अलग से, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एक एनाटॉमी है। तो ये दोनों आपके फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। और उसके बाद है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये आपका 12th में है। तो ये समझ लीजिए कि आपके फ्लावरिंग प्लांट कितने इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ इस चैप्टर में फिलहाल आपको इसका इंट्रोडक्शन ही समझना है, दैट्स ऑल। तो देखिए बच्चे, ये बात आप ध्यान रखिएगा ना कि आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका डिस्कशन जो है, उन क्लासिफिकेशन को जो बताया था वो किसने बताया था? बेंथम और हुकर ने। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलो बेटा अब आ जाते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो आपका था दैट इज फाइलोजेनेटिक थर्ड वन, जो सबसे बढ़िया माना जाता है, जिसको कहा जाता है ये सबसे अच्छा है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइलोजेनेटिक के अंदर हमने डीएनए तक को इंक्लूड कर लिया था। और जब डीएनए की बात आ जाती है भाई, तो इतना तो आप जानते हैं कि डीएनए से रिलेटेड जब हम कोई
बात कर रहे होते हैं तो वो काफी हद तक सही है। तो दैट इज थर्ड वन आपका क्या हो गया था सिस्टम बेटा, फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ओके बेटा। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो होता है इसके अंदर सीधी सी चीज करी गई थी कि आपके डीएनए तक की स्टडी कर ली गई। ये दिया किसने था सबसे पहले, दैट इज गिवन बाय Ankle and Pritel. वेरी गुड बेटा, एंगलर एंड प्रेंटर, मैंने पहले भी बताए थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था। बस इतना है कि आपके कैरोलस लीनियस साहब जो थे वो इस प्लांट में, मतलब उन्होंने जब प्लांट की क्लासिफिकेशन को दिया था तो केवल आउटर कैरेक्टर्स के बेस तक ही दिया। फिर आपके जो बैंथम होकर आए वो प्लांट्स के अंदर घुस गए सेल्स में, सेल के बेस पे, फिर टिश्यूज के बेस पे उन्होंने नेचुरल सिस्टम दे दिया। फिर आपके एंगुलर और प्रेंटल आए, ये सेल के भी अंदर घुस गए। समझना ये बात, प्लांट कैरोलस लीनियस तो केवल प्लांट के ऊपर ऊपर तक रहे, प्लांट के अंदर घुस गए सेल्स तक, वो घुस गए पैंथम रुकर साहब, और सेल्स के अंदर भी घुस गए, यानी कि वहां उसके डीएनए तक को स्टडी करने लगे। वो कौन थे आपके, एंगुलर और प्रेंटर। तो ये ज्यादा बेटर था एज कंपेयर टू नेचुरल सिस्टम। बात समझ में आई अजीत बेटा, चंदा बेटा, जो मैंने कहा? Yes, sir. तो देखिए इसमें क्या था सीधा, these are based on evolutionary relationships, evolutionary relationships based on evolutionary relationships among the organisms. इस लाइन को मैं भी समझा दूंगा, पहले एक बार लिख लें, आप देख लें। This assumes that organism in the same taxa have a common ancestor. A common ancestor. देखिए आप इस लाइन को समझना, इन दोनों पॉइंट्स को समझना अच्छे से। हमारे एंगुलर और प्रेंटल साहब जो होते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये डीएनए की स्टडी करने लगे थे। डीएनए के बेस पे जाके इन्होंने बता दिया कि भाई प्लांट्स में कौन कौन से ज्यादा क्लोज हैं और कौन से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए वहां पे हम लोग पहुंच गए थे, और उसी बेस पे इवोल्यूशन के बारे में बता दिया कि प्लांट्स कैसे डेवलप हो रहे थे। ठीक, देखिए बेटा अब समझना इस चीज को। सबसे पहली लाइन जो मैंने बताई, दीज आर बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। बेटा इस बात को समझना, हम लोग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको लेके समझना। जब हम लोग प्लांट्स की बात करते थे बेटा, आपको याद है मैंने प्रोटिस्टा बताए थे आपको, जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था विटकर साहब का। विटकर साहब ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, सभी समझना बच्चों अच्छे से, 5 किंगडम बताए थे विटकर साहब ने हमारे। कौन कौन से थे, नाम बताओ मुझे उनके। Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. वेरी गुड। अजीत बेटा पहले वाला के क्या नाम था? मोनेरा, मोनेरा, है ना। दूसरे वाले का क्या नाम था, फिर से बताओ तुम। प्रोटिस्टा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। फिर थर्ड कौन सा आया? फंजाई। ध्यान रखो बेटा, बेटा ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। एंड देन इसके बाद कौन सा आया फंजाई के बाद?
प्लांटी एंड लास्ट एनिमेलिया यानी एनिमल्स। तो बेटा ये जो आपका 5 किंगडम्स दिए थे, रागनी बेटा आप भी ध्यान से समझो, ये जो 5 किंगडम आर.एस. व्हिटकर साहब ने बताए थे, ये ऐसे ही हवा में नहीं बताए थे। कभी आपने देखा है कि हम प्लांटी को पहले लिख रहे हो, फिर प्रोटिस्टा लिख रहे हो, फिर मोनेरा, फिर एनिमेलिया, फिर पंजाई, यानी जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को कभी भी गलत तरीके से हम पढ़ते हैं? कभी नहीं पढ़ेंगे। हम हमेशा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जब बात करेंगे तो ऑर्डर में नाम बोलते हैं कि दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये ऑर्डर है। ऑर्डर बोले तो ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस हमें ये बताता है कि इस प्लेनेट पर जब लाइफ डेवलप हुई थी तो सबसे पहले कौन बने? दैट इज मोनेरा आए। मोनेरा। मोनेरा बोले तो बैक्टीरिया, ये बने। फिर इनसे डेवलप हुए प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा बोले तो आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बने। यूकैरियोट्स तो बने, लेकिन ये कैसे थे? यूनिसेलुलर बने। फिर इनसे बने आपके फंजाई जो मल्टी सेलुलर थी। यूकैरियोट्स थी लेकिन मल्टी सेलुलर थी, लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था सैप्रोफाइट्स था, कभी खाना खुद नहीं बना पा रहे थे। फिर आगे डेवलप हुए आपके दैट इज प्लांटी और फिर एनिमेलिया। और याद है बेटा आपको, चंदा बेटा एंड अजीत बेटा, मैंने आपको प्रोटिस्टा जब पढ़ा रहा था तो उस प्रोटिस्टा के अंदर मैंने 5 क्लासेस बताई थी। यस सर। नाम याद है उनके? सबसे पहली थी क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स। फिर क्राइसोफाइट के बाद मैंने कौन सी बताई थी आपको? डाइनोफ्लैजिलेट्स। वेरी गुड, डाइनोफ्लैजिलेट। और उसके बाद ये डाइनोफ्लैजिलेट यूग्लिना। बताए थे बेटा मैंने। यूग्लिना। बताओ बताओ, सोच के बताओ। यूग्लिना। यूग्लिनोइड्स, वेरी गुड। उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स, साइमोड्स। वेरी गुड बेटा। एंड लास्ट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोअन्स। ये क्लासेस हमने